हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट हो सकता है, जॉब्स इंपैक्ट हो सकती हैं और इसके साथ साथ हमारे पॉकेट में मनी बचेगा या नहीं बचेगा, ये सब डिसाइड होता है। तो चलिए डिकोड करते हैं गवर्नमेंट बजट के साथ और आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो रहता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी वही एग्जांपल स्टोरी वाली क्लास में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पर बात करेंगे। इसके बाद एक सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग डेफिसिट पर बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कई आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे, मतलब ट्यूशन में पढ़ा हो या कहीं पर भी पढ़ा हो, तो वहां पर क्या होता है कि बजट की डेफिनेशन होती है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। पर मैं सबसे लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, क्योंकि जब तक पता ही नहीं होगा कि बजट क्या होता है तब तक हम कैसे बता सकते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के ये दो टॉपिक्स रहने वाले, कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी दूसरी जो वीडियो है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हमारा पहला टॉपिक है कि बजट क्या होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। तो देखिए, बजट का जो डेरिवेशन हुआ था, बजट जो वर्ड है इसका जो डेरिवेशन हुआ था वो किससे हुआ था? फ्रेंच वर्ड से हुआ था। ठीक है, और बजट का क्या अर्थ होता है? बैग। ठीक वैसा ही बैग कि जब हमारे घर पर कोई गेस्ट आए तो बच्चों को ये लगता है कि भैया अब इनका बैग खुलेगा और हमें मिठाइयां मिलने वाली है। पर मान लो गेस्ट के बैग से कपड़ा निकले और ये कह दे कि मैं अब एक हफ्ते के लिए रहने आया हूं, तो बेचारे बच्चों को सेवा करनी पड़ेगी एक हफ्ते तक, उनका मन नाखुश हो जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ अगर उस बैग से सच में मिठाइयां निकल जाएं तो बच्चे भी खुश। तो वही हाल होता है बजट का। ठीक है, कि अगर अच्छा बजट आ गया तो लोगों को खुश कर देता है और अगर बुरा बजट आ गया तो लोगों को मायूस कर देता है, दुखी कर देता है। ठीक है, तो बजट जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से, जिसका अर्थ होता है बैग। अब देखिए दोस्तों कि जो बजट है, गवर्नमेंट जो बजट है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि बजट क्या होता है, तो आप लोगों का मोस्टली आंसर क्या होगा कि सर जो हमारे पास इनकम आएगी उसे हम खर्च करेंगे। मतलब आपका जवाब भविष्य के लिए होगा, फ्यूचर के लिए होगा। तो बजट क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है कि हम इतना खर्च करेंगे, हमें इतनी इनकम होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों की गवर्नमेंट बजट क्या होता है? आइटम वाइज स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आइटम वाइज स्टेटमेंट किस चीज का होता है? तो एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट क्या होता है? तो गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है। कौन से ईयर के लिए? आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें जो भी चीजें होंगी हमें पता तो होंगे नहीं, तो वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड होता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज आइटम वाइज स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। बात समझ आ गई? तो हमारे भारत के अंदर जो गवर्नमेंट बजट है वो सेंट्रल लेवल पर भी बनाया जाता है और स्टेट लेवल पर भी बनाया जाता है। पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें बजट नाम से गिवन नहीं है। आर्टिकल आर्टिकल 112 में किस नाम से गिवन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो गया। ठीक है, अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 202 में स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है। अब ये जो बजट प्रिपेयर किया जाता है ये किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है। ये ध्यान रखना कि प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, और ये आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है,
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू क्या किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है और इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर इन लोकसभा। तो अगर पूछ ले कि पार्लियामेंट के कौन से हाउस में पेश होता है, तो ये लोकसभा में होता है। और कौन इंट्रोड्यूस करता है, फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इतनी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और होप सो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन बताया, दूसरा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। ठीक है, अब कुछ मजेदार बातें जो आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, तो वो आप लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे। तो इतना आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखिए बच्चों, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2025 और 26। तो ये जो बजट है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ होगा पार्लियामेंट में, 1 फेब। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि क्या 1 फेब को ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर था 2025 24 और 25 का, ये कंप्लीट हो गया होगा? तो आप कहोगे कि नहीं सर, ये कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी इसको कंप्लीट होने में क्या है, फेब और मार्च बचते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें एक्सपेक्टेड जो बजट है वो इंट्रोड्यूस करती है। इसका जो बजट है, क्योंकि 2 महीने अभी बचे हैं, तो इसमें रिवाइज इंट्रोड्यूस करती है, रिवाइज बजट इंट्रोड्यूस करती है। कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि हमें थोड़ा सा पैसा और ज्यादा चाहिए। ठीक है, हमें लगता है कि नहीं यार, पैसा हमारे पास ठीक है, कुछ बच गया है, तो उनके लिए जो प्रोविजंस होते हैं उसको हम लोग रिवाइज बोल देते हैं, कुछ चेंजेस करने हो बीच में। और 2023 और 24 ये ईयर कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसका एक्चुअल बजट भी आता है। ठीक है, कि एक्चुअल में इंडिया ने ग्रोथ कितनी की इसमें, इसका पता चल जाएगा, इसमें रिवाइज पता चल जाएगा, और ये एक्सपेक्टेड बजट है। तो जो फर्स्ट पे आपको इंट्रोड्यूस होता है वो ये वाला बजट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये चीजें भी बता दी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वो सब कुछ लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है। तो पहले में डेफिनेशन, दूसरे में फाइनेंशियल ईयर कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है नेक्स्ट ईयर के। यूनियन बजट, स्टेट बजट किसमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है पहले से ही। और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, लोकसभा में, किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, और फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया। अब हम लोग देखो क्या है कि मैं फिस्कल पॉलिसी बताऊंगा, और फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स के अंदर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी काफी मायने रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंसी रखते हैं। ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट में अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो स्टॉक मार्केट बूम कर जाता है, और अगर इनफेवरेबल आ जाए तो डाउन भी हो जाता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी को समझना, और बजट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का ही स्टेटमेंट होता है। तो मैं फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आपको बजट समझाने वाला हूं, ताकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इसके एग्जांपल्स बताओ, किसको हम लोग रेवेन्यू इनकम में इंक्लूड करेंगे, किसको हम लोग रेवेन्यू कैपिटल इनकम में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो सारी बातें हमें इससे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी के 4 पार्ट हो गए, जिसमें पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक का मतलब यहां पर गवर्नमेंट से है। ठीक है, पब्लिक लोन और डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, अगर हम लोग गवर्नमेंट के इनकम की बात करें, पब्लिक इनकम का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट को इनकम कहां कहां से हो रही है। तो एक होगा रेवेन्यू इनकम, दूसरा होगा कैपिटल इनकम। तो इसके 2 पार्ट्स हो गए। अगर हम रेवेन्यू इनकम का फर्दर डिवीजन करें तो यहां पर 2 हो जाएगा कि इनकम फ्रॉम टैक्स, इनकम फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और यहां पर आ गया इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स, इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स। ठीक है, अब अगर हम लोग टैक्स से इनकम की बात करें तो इसके 2 पार्ट हो गए। एक हो गया डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो रेवेन्यू इनकम के मैंने सारे पार्ट्स बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है,
यहाँ पर कैपिटल इनकम। अगर हम लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और बाकी ये चीजें। तो अब एक एक करके हम लोग इन सबको समझने वाले हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कर देना, मैं वहां से आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो समझते हैं अब आगे। देखिए सबसे पहली बात कि रेवेन्यू इनकम क्या होती है। ठीक है, रेवेन्यू इनकम क्या होती है। तो देखो आपको पता है कि एसेट, आपको पता है एसेट मतलब संपत्ति और लायबिलिटी, ये दो वर्ड हमें पता होने चाहिए अगर हम लोगों को रेवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम या एक्सपेंडिचर को समझना है उसके लिए। देखिए एसेट का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें कमा कर दे। जैसे मान लो कोई कोई भैंस वाला है, उसने भैंस पाल रखी है, तो भैंस के दूध को बेचकर वो इनकम कमाता है, तो उसके लिए भैंस क्या है, एक एसेट है। और लाइबिलिटी क्या है कि वो हमारे ऊपर बर्डन है जो हमें वापस करना है। जैसे लोन हमने किसी से लिया तो लोन हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना है, तो वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो देखिए रेवेन्यू इनकम क्या होता है, ये दोज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, दोज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, और आगे ये सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नोर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि यहां पर क्या है कि ना तो वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है और ना ही एसेट रिड्यूस कर रहा है। बात समझ आ गई। तो अगर हम लोग देखें कि हमने क्या देखा, आप यहां पर देख पाओगे, हमने ये देखा कि रेवेन्यू इनकम अभी पढ़ लिया कि जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता और एसेट रिड्यूस नहीं करता। तो जैसे यहां पर देखोगे टैक्स, कि मान लो लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे, तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी थोड़ी ना क्रिएट हो रही है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को वो सब कुछ वापस देना है, कि गवर्नमेंट को पब्लिक ने टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट भी लोगों को टैक्स देगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम लोग टैक्स पर बात कर लेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे आगे। दूसरा है इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स। तो जैसे नॉन टैक्स की बात करें तो आप देखोगे फीस, फाइन, चलान, कि हम जो गवर्नमेंट को फीस, फाइन, चलान पे करते हैं, ठीक है, वो सब किस में आएगा, रेवेन्यू इनकम का पार्ट है वो, और इनकम फ्रॉम टैक्स का पार्ट है। इसके अलावा एस्चीट, देखो एस्चीट क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो गई और उसकी जो संपत्ति है या बैंक में, बैंक अकाउंट में पैसा वगैरह पड़ा हुआ है, तो कोई क्लेम करने वाला नहीं, तो गवर्नमेंट का हो जाएगा, तो उसको एस्चीट बोलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर डिविडेंड भी आ जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में कि डिविडेंड कौन सी इनकम का पार्ट है, तो रेवेन्यू इनकम का पार्ट है और इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स में है। डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट का दोस पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो होप सो कि इतना सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसे यहां पर देख लो, ये बिजली का बिल हो गया, पोस्टल स्टम्प्स वगैरह हो गए, मेडिकल के बिल्स वगैरह हो गए, ये सब क्या है, रेवेन्यू इनकम है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर करंट इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर कॉजेस एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स, तो मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इनकम फ्रॉम नॉन टैक्स तो आप देखोगे पोस्टल स्टम्प्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोल, ये सब हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यूज में बात करें तो हॉस्पिटल के फीस, एस्चीट हो गया। प्रॉफिट ऑफ पीएसयू मतलब डिविडेंड का पार्ट जो शेयर होल्डर्स में दे रहे हैं, एजुकेशन फीस, पासपोर्ट फीस, ये सब कुछ किस में आ जाएगा, रेवेन्यू इनकम में आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे।
तो अब समझते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को। देखिए यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी, तो यहां पर आ गया डायरेक्ट टैक्स। देखिए क्या है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोज टैक्स which is imposed on an individual or a firm। मतलब या तो किसी इंडिविजुअल पे लगाया जाए या किसी फर्म पे लगाया जाए। इंडिविजुअल मान लो मेरे ऊपर टैक्स लग रहा है तो इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। फर्म पे लग रहा है तो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। मतलब ऐसे टैक्स, ठीक है, जिसका बर्डन, जिसका बोझ हम दूसरों पर नहीं डाल सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा कि दोज टैक्स विच इज imposed on goods and services। ठीक है, ऐसे टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, हमने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट किया, ठीक है, तो उस पर क्या लगेगा, उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। हमने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया तो उस पर क्या लग गया, एक्साइज ड्यूटी लग गई। जीएसटी का नाम सब भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो पहली बात तो ये कि जो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इसका बर्डन या बोझ किसी और पर हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। इसमें टैक्स का बर्डन किसी और पर ट्रांसफर हो सकता है, इस पर ट्रांसफर नहीं होता। अब देखिए अगर हम लोग नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 0 से 4 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%। तो आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ना डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। मतलब जब इनकम राइज हुई तो इससे जो टैक्स का रेट है वो भी राइज हो गया, और अगर इनकम कम हुई तो टैक्स का रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें जनरली, ठीक है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स है एक टाइप से। जैसे आप ध्यान से समझना कि जैसे मान लो हम एक टैक्स को लेते हैं, जीएसटी को। अब ये किस पर लग रहा है, गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है। तो अगर मान लो गुड्स एंड सर्विस का प्राइस होता है, अगर वो प्राइस बढ़ता गया, ठीक है, तो जब प्राइस बढ़ता गया तो हमारे जो भारत के अंदर मान लो जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, प्राइस बढ़ने की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो उसे खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो ये तो फिर सही बात नहीं हुई ना। तो रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, आप ध्यान से समझना कि जो अमाउंट है, या आप ये बोल लो कि जो प्राइस है किसी गुड्स का, जब वो बढ़ता है तो टैक्स रेट कम हो जाता है। इसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिला था कि जब पेट्रोल के प्राइसेस 130 रुपीज तक पहुंचने शुरू हो गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि गवर्नमेंट जो वैट लेती थी उसको उन्होंने घटा दिया। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, तो उसको घटा दिया, तो उससे पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े कम हो गए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। चौथे में अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जो कंपनीज देती हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, पहले गिफ्ट टैक्स भी था तो उसको गवर्नमेंट ने अब नहीं लेती है गिफ्ट टैक्स, ठीक है। तो ये सारे टैक्स, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं,
तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वीएटी वैट, वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया तो उस पर जो टैक्स लगा उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कस्टम ड्यूटी। इसलिए कस्टम ड्यूटी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल आपके दिमाग में छप गया होगा अब, ठीक है। अगर छप गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात आती है कैपिटल इनकम की, ठीक है। तो देखिए कैपिटल इनकम क्या होता है कि दोज इनकम ऑफ गवर्नमेंट दैट आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब कैपिटल इनकम क्या है, तो कैपिटल इनकम गवर्नमेंट की ऐसी इनकम है जिससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कि गवर्नमेंट ने अगर मान लो बोरोइंग्स ले लिए, मतलब उधार ले लिया, तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई क्योंकि अब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ उसे लौटाना है। ये सारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को बेच दिया, क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को बेच दिया, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट को इनकम तो आ जाएगी, पर जो पार्ट, जितना पार्ट बेचा है वो किसके पास चला जाएगा, प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएगा, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट आप ये कह सकते हो कि मतलब या समझ सकते हो कि डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन की ओर उठाया गया पहला स्टेप होता है। जैसे समझते हैं कैसे कि गवर्नमेंट मान लो भारत पेट्रोलियम है, तो गवर्नमेंट की इसमें 80% होल्डिंग्स है, गवर्नमेंट ने 5% बेच दिया, तो गवर्नमेंट अगर 5% बेचेगी तो 5% की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास चली गई, पर इससे जो पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल इनकम कहलाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने मान लो लोन दिया होगा, तो लोन दिया होगा तो जब गवर्नमेंट को रिकवरी ऑफ लोन होगा तो वो भी क्या होता है, कैपिटल इनकम कहलाता है। तो रिकवरी ऑफ लोन, इसमें आएगा, ये कैपिटल इनकम में आएगा, ठीक है। तो होप सो कि बिल्कुल यहां तक भी क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट which either create liability or causes any reduction in asset। बोरोइंग्स हो गया, तो बोरोइंग्स एक डोमेस्टिक बोरोइंग होता है, एक एक्सटर्नल मतलब बाहर देशों से जो लेते हैं वो बोरोइंग्स होता है। रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी बात की थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक हम लोगों ने इनकम वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट नाइदर क्रिएट एसेट्स nor reduces liability of गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे ना तो एसेट क्रिएट हो और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो। इनकम वाले पार्ट में क्या था, लाइबिलिटी क्रिएट होने की बात हो रही थी, यहाँ पे एसेट क्रिएट होने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में ये एक ऐसा स्कैम भी है, स्कैम कह रहा हूं मैं इसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, मतलब सारे नहीं पर कुछ ऐसे हैं जो हमारे आंखों के सामने होते हैं पर हमें पता नहीं चलता, हम कभी ध्यान ही नहीं देते। तो समझते हैं इस चीज को। देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन
सोशल सर्विसेज, इस समाज सेवा पे जो खर्च हो रहा है, जैसे पेंशन, सब्सिडीज, इस पे जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर दिया, देखो एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं कि हमारे आसपास जो रोड है वो बनाना और ब्रिज बनाना, दोनों में डिफरेंस है। ब्रिज अगर गवर्नमेंट बना रही है तो गवर्नमेंट का एसेट क्रिएट हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और हमारे आसपास जो रोड बना रही है वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, और वो किस में आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट अगर कोई बंदा जितना मर्जी कर दे, उससे उसकी लाइबिलिटी कभी कम नहीं होती। अगर मैं इस साल के बजट की बात करूं तो गवर्नमेंट का जो मतलब मान लो 24% मैक्सिमम जो आता है वो बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज से आता है। गवर्नमेंट 20% इंटरेस्ट पेमेंट करती है। सोच लो कितनी बड़ी बात है ये, बजट आप चाहो तो देख लेना। तो इंटरेस्ट पेमेंट से कोई लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होती। सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो सैलरीज पे कर रहे हैं वो सब किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अब हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए ऊपर यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई, ये आप लोग देख सकते हो। पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे पार्क वगैरह हो गए उसको मेंटेन कर रही है, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, पेंशन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि रेलवे बन रही है, मान लो ये ब्रिज वगैरह बन रहा है, वो सब कुछ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आइदर क्रिएट assets or reduces liability of government, कि ऐसा खर्च जिससे एसेट क्रिएट हो। मान लो एक भैंस वाला है, वो नई भैंस खरीद के ले आया तो उसकी एक एसेट बढ़ गई। ठीक है, तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने अगर पीएसयू को स्टैब्लिश कर लिया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ने एक कंपनी स्टैब्लिश की, अब उस कंपनी से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, एसेट क्रिएट हो गई है। ठीक है, मान लो जो हमने लोन लिया था, अगर हम उस लोन को पेमेंट करते, मतलब लोन को पे कर दें, तो रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, अगर पेमेंट कर दी लोन की तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई। उसके बाद लैंडिंग मनी, कि गवर्नमेंट अगर उधार दे दे तो आपको पता है कि इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तो ये भी क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसके अलावा ब्रिजेस बना दिए गवर्नमेंट ने, फ्लाईओवर्स बना दिए, ठीक है, तो ये सब क्या बन गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो when government incurs expenditure that either create any asset or reduces any liability, such expenditure is known as capital expenditure. Establishment of public sector units, repayment of loan, lending money, construction of railway, roads, etc. ठीक है, ब्रिज वगैरह सब आ जाएगी। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर वाला पार्ट कर लिया है। तो अब साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर
किसी का भी एक्सपेंडिचर वाला पार्ट ज्यादा हो जाए और इनकम वाला पार्ट कम हो तो लोन लेना पड़ता है। तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, बोरोइंग्स करेगी। ठीक है, तो वो आगे बात कर लेते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेट वाज टू बी इनकर्ड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, कि जो हर साल हमें खर्च करना ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑल्सो इनकर्स रूटीन एक्सपेंडिचर, ठीक है, सच एज एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, जुडिशरी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हेल्थ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग लोन के ऊपर। पब्लिक लोन, तो एक डोमेस्टिक बोरोइंग से और एक एक्सटर्नल बोरोइंग से, बस थोड़ा सा समझ लो। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली हमें ये नहीं बोलेगी कि मुझे लोन की जरूरत है, लोन दे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज इश्यू करती है। ठीक है, और सिक्योरिटी जब इशू करेगी तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा होता है। तो लोगों को ये लगेगा कि यार भरोसे वाली चीज दे रही है गवर्नमेंट, तो लोग खरीदते हैं और लोगों का पैसा किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट उस पैसों को यूज करेगी, तो वो क्या हो गया, डोमेस्टिक बोरोइंग्स हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स का मतलब है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से जब कुछ भी लिया जाता है लोन वगैरह, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल बोरोइंग्स में रखते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही ध्यान रखना, वैसे ज्यादा कुछ आने नहीं वाला इससे। अब नेक्स्ट आती है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है। अब गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो उसके ऊपर बर्डन है, तो उस बर्डन को एडजस्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक काम कर सकती है कि आरबीआई को ये बोलेगी कि आप हमें करेंसी छाप कर। पर जब आरबीआई करेंसी छापती है तो उसी प्रपोर्शन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जिसको मॉनेटरी इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर उस चीज को आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वो सारी चीजों का ध्यान रखना, जो मैंने आपको बात बताया ना आरबीआई को नोट छापने वाली, उसको जरूर याद रखना। और दूसरी तरफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है कि खुद घाटा सहकर अगर गवर्नमेंट फाइनेंस अवेलेबल कराती है तो उसको भी डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग is a pragmatic tool of economic development and has been used by Indian government to obtain necessary resources. Deficit financing means generating funds, मतलब खुद घाटा सहकर फाइनेंस क्या कर रही है, जनरेट कर रही है to finance the deficit which results from excess of expenditure over revenue. The gap being covered by borrowing from the public by the sale of bonds or printing new money. ठीक है, कि जैसे अभी मैंने बोला था ना कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को बेचती है और जनता खरीदती है। तो जनता ने जब खरीदा तो जनता का पैसा किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। फिर गवर्नमेंट भी तो उससे बेचेगी, तो जब गवर्नमेंट उसे बेचेगी तो ये वाली बात हो गई। तो फिर जब गवर्नमेंट बेचेगी तो पैसा गवर्नमेंट से कहा गया, पब्लिक के पास। ठीक है, तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग बोलते हैं। होप सो कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हमारी सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हमने कुछ कई सारे कोर्सेज भी शुरू कर रखे हैं, जिससे चेकआउट आप हमारी वेबसाइट www.शिक्षामित्र पर जाकर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।